अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। इसमें हम क्या देखेंगे कि एजुकेशन को जब हम साइकोलॉजी की फील्ड में यूज़ करते हैं तो बेसिकली वो क्या होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एजुकेशन होती है एक, हम एजुकेशन को अपनी डेली लाइफ में एज अ टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि फ़लाँ जो है वो इंस्टीट्यूट इस लेवल की एजुकेशन दे रहा है, ये एजुकेशन ऐसे हो रही है, ये इस तरह से हो रही है। ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में, डेली इंटरेक्शंस में, डेली लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको एक साइकोलॉजिकली देखते हैं, साइकोलॉजी की टर्म्स में देखते हैं, तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की बाकायदा एक अलग से एक फील्ड है। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, करिकुलम्स में, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन में कैसे यूज़ किया जाता है, स्टूडेंट की क्या नेचर होती है, टीचर की क्या नेचर होती है, करिकुलम डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ठीक है, बेसिक स्टडीज़ क्या होती हैं। तो बेसिकली इसकी बात पे हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक डायमंड टाइप एक चीज़ है। जैसे कि आप एक डायमंड देखते हैं तो वो ऑल्दो कि वो एक छोटा सा जो है वो हमारे पास एक क्या होता है कि एक छोटा सा एक बीड होता है, लेकिन जब हम उसको पर्ल को डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो हमारे पास वो डिफरेंट फॉर्म्स जो है, डिफरेंट एंगल्स जो है वो शो कर रहा होता है। तो इसी तरह एजुकेशन को भी जब हम साइकोलॉजी की फील्ड में देखते हैं तो ये बहुत एक वास्ट कंसेप्ट है। अगर आपको ये इस एंगल से कुछ और लग रहा है तो ये इस एंगल से कुछ और होगा, इस एंगल से कुछ और होगा, इसके बहुत डिफरेंट इसके कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली इसमें क्या देखते हैं, इसकी बेसिक हमारे पास डेफिनेशन क्या है, इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी टू स्टडी क्लासरूम एंड क्लासरूम बिहेवियर, ठीक है। ये हमारे पास क्लासरूम एंड क्लासरूम बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको स्टडी कर रहा होता है। अब क्लासरूम जो है आपका आपके किंडरगार्टन लेवल पे भी होता है, ठीक है। जब आप एक प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे होते हैं वहाँ पे भी आपका क्लासरूम होता है। जहाँ आप मैट्रिकुलेशन लेवल पे होते हैं वहाँ पे भी आपका एक क्लासरूम होता है। आप इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं, FA-FSC करते हैं, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, उस लेवल पे भी होता है। इसी तरह आप आगे यूनिवर्सिटी जाते हैं, हायर स्टडीज़ करते हैं तो भी होता है। तो क्लासरूम आपके लाइफ की हर स्टेज की जो एजुकेशन होती है वहाँ पे होता है। तो इसका मतलब है कि हर उस सेटिंग में जहाँ एक टीचर, एक ट्यूटर और एक स्टूडेंट इन्वॉल्व है वहाँ साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। ये हमारे पास बेसिक एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंसेप्ट है, ठीक है जी। Educational psychology is distinct from other branch of psychology because it has the understanding and improvement of education as its primary goal. Educational psychology basically हम फील्ड तो ये साइकोलॉजी की है, लेकिन इसमें जो हमारा प्राइमरी गोल है वो एजुकेशनल सेटिंग है, क्लासरूम एंड क्लासरूम बिहेवियर है। जैसा कि हम साइकोलॉजी को कहते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है, तो इसी तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ क्लासरूम बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो एक क्लासरूम और उससे रिलेटेड जो बिहेवियर होता है उसकी असेसमेंट हमारा प्राइमरी गोल होता है, ठीक है जी। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास प्लेटो और अरिस्टोटल के टाइम से एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक फील्ड है, बट एट दैट टाइम उसको इतना ज़्यादा फोकस जो है वो नहीं दिया जाता था, तो हम उसको इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते थे। आज की साइकोलॉजी की जो स्टडीज़ हैं उनमें इसको बाकायदा एक करिकुलम के तौर पे, एक कोर्स के तौर पे जो पढ़ाया जाता है। बट एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ फील्ड इज़ एज ओल्ड एज प्लेटो एंड अरिस्टोटल, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी देखते हैं कि इसकी हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, तो हमारे पास इसकी बहुत ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन एंड स्कोप, ठीक है जी। एप्लीकेशन एंड स्कोप में क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास एक साइंटिफिक स्टडी है। जैसे आप सबको पता है कि साइकोलॉजी हमारे पास एक साइंस कहलाती है, हमारे पास एक बिहेवियरल साइंस कहलाती है साइकोलॉजी।
तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बेसिकली एक साइंस का ही सब्जेक्ट होगा। तो बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग्स। एजुकेशनल सेटिंग्स में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि क्लासरूम जहाँ जहाँ भी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे ये चीज़ इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये एक अप्लाइड ब्रांच है साइकोलॉजी की, जो कि प्रैक्टिकली अप्लाई होती है किन सेटिंग्स में, जब हम उसके प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं साइकोलॉजी के। इट ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पीपल, यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करती है, टीचर के बिहेवियर को स्टडी करती है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को स्टडी करती है। ठीक है, हर वो जगह, हर वो चीज़, हर वो क्लासरूम या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे स्टडी हो रही है, दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक टीचर है एक स्टूडेंट है, तो वहाँ ये अप्लाई हो रही है। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एन अप्लाइड ब्रांच। ठीक है, इसका रिलेशनशिप अदर साइंसेस के साथ है, जिसमें आप बायोलॉजी भी देख रहे होते हैं, आप सोशियोलॉजी भी देख रहे होते हैं। बेसिकली जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है वो एक सोशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें आपकी सोशियोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाती है। आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं, जब आप एक क्लासरूम का हिस्सा होते हैं तो क्लास इज़ लाइक अ सोशल ग्रुप, उसमें 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं, 50-100 जितने भी हों, आपका एक टीचर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो आपका एक सोशल ग्रुप होता है। आप एक ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं, टीचर टेबल चेयर होती है क्लासरूम में, तो वो एज अ होल हर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है, तो वहाँ पे हम सोशल साइकोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि ये आपको करिकुलम कंस्ट्रक्शन में हेल्प करी होती है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन में कैसे हेल्प करी होती है कि जब आप टीचर और स्टूडेंट की नेचर को, उनकी डिमांड्स को, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि किस टाइप का जो स्टूडेंट है उसको किस टाइप की लर्निंग चाहिए होती है। स्टूडेंट्स की बेसिकली बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत जल्दी हर बात को पिक कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स स्लो लर्नर्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनका IQ अच्छे लेवल का होता है, वो पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो थोड़े से केयरलेस होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उन पे ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उनके लिए प्रेज़ का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर उनको सिंपली थोड़ा सा ही जो है वो बकअप कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा बास टीचर्स को जो है वो स्ट्रिक्टनेस शो करनी पड़ती है। तो जब हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड्स देखी जाएंगी तो जाहिर है कि करिकुलम भी उसी हिसाब से डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए ये हमें करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करती है। उस नॉलेज को हम फिर अप्लाई कर देते हैं। नॉलेज को हम कैसे अप्लाई करते हैं कि जब एक टीचर को नॉलेज होगा कि उसने क्लास में जाके क्या बोलना है, किस तरह से पढ़ाना है, जब उसको ये चीज़ पता होगी कि हर स्टूडेंट की जो एजुकेशनल नीड है वो दूसरे से डिफरेंट होती है, तो वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ा सकेगा, गाइड कर सकेगा। ठीक है, ये हमें क्या करती है, अवेयरनेस देती है। अवेयरनेस ही हमें कैसे देती है, इसी तरह से ही कि आप एक टीचर को अपना नॉलेज भी होता है। जब एक टीचर पढ़ाने लगता है, करिकुलम को वो डेवलप करता है या उस करिकुलम को वो अप्लाई करता है क्लासरूम सेटिंग में जाके, तो क्या होता है कि टीचर को पता चलता है कि मेरी क्या नेचर है, मैं किस तरह से पढ़ा सकता हूँ इस सब्जेक्ट को, इस करिकुलम को, या स्टूडेंट के इस कैलिबर को मैं कैसे डील कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह वो अपने आप को भी समझता है और स्टूडेंट को भी समझता है। तो ये चीज़ एक अवेयरनेस दे रही होती है। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स का जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, टीचर्स जो हैं उनको भी डील कर रहे होते हैं। ठीक है, बाज़ जो स्कूल्स होते हैं, बाज़ जो एनवायरनमेंट्स होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, बाज़ जगहों पे उन्होंने एक अपना एक काउंसलर भी रखा हुआ होता है। मोस्टली स्कूल्स में, अगर हम पाकिस्तानी कल्चर में देखें तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ एजुकेशन सेटिंग्स में काउंसलर भी होता है। बेसिकली वो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को देख रहा होता है और टीचर जो है वो उसके साथ कोलैबोरेशन में वर्क कर रहा होता है कि इंडिविजुअली हर स्टूडेंट की क्या डिमांड है। पाकिस्तानी सेटिंग्स में जो है ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट कुछ एरियाज़, पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में ये चीज़ जो है वो अब आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा कि जब टीचर स्टूडेंट की नीड को समझेगा तो वो उनके बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर सकेगा। जैसे बात स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रिक्टनेस डिमांड करते हैं, तो क्या होगा कि टीचर अगर स्ट्रिक्ट होगा, स्टूडेंट को पता होगा कि हमने जो है वो सीरियसली बिहेव करना है, तो उनका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो केयरलेस हैं, जब वो देखेंगे कि टीचर हमें अच्छा पढ़ा रहा है और टीचर उनके साथ अच्छी कोलैबोरेशन करेगा,
तो वो भी अच्छी तरह जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं कि बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारे पास जो है वो किन किन ऑब्जेक्टिव्स को लेके चल रही होती है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या क्या होते हैं? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज की एक्विजिशन, कि नॉलेज को जो है वो किस तरह से एक्वायर करना है। जब क्लासरूम की स्टडी होती है, बिहेवियर का एनालिसिस होता है, करिकुलम डेवलपमेंट होती है, तो जाहिर है उसका मेन गोल जो है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, टू यील्ड बेटर सिटीजन्स, जो आपके सिटीजन्स होंगे उनको अच्छी तरह बिहेव करना सिखाया जाएगा। जाहिर है स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी नेचर का, किसी भी एक नेशनल कंट्री का, किसी भी नेशन का एक एसेट हुआ करते हैं। तो जब उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पे फोकस किया जाएगा, तो बेटर सिटीजन्स जो हैं वो जनरेट किए जा सकेंगे। उनकी आउटसाइड द करिकुलम भी अगर उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाएगा तो अल्टीमेटली वो अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे सिटीजन्स बन के परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, कल्चरल आइडियाज़ मिलते हैं। कल्चरल आइडियाज़ किस तरह से मिलते हैं कि कल्चर टू कल्चर जो है वो एजुकेशन वेरी कर रही होती है। हमारे यहाँ एजुकेशनल कंसेप्ट कुछ और है, हमारे यहाँ एजुकेशनल डेवलपमेंट्स कुछ और हैं। ठीक है, अगर हम बाहर के किसी कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ की जो एजुकेशनल सेटअप है वो उनके कल्चर पर डिपेंड कर रही है, तो वो उस हिसाब से डिफरेंट है। ठीक है जी, प्रोविजन ऑफ स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़, स्किल्स एबिलिटीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर स्टूडेंट की जो नीड होती है, लर्निंग की नीड होती है, वो दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होती है। तो हर स्टूडेंट की जो स्किल है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर टीचर जो है हर स्टूडेंट की नीड को समझे और करिकुलम जो है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स डिमांड और स्टूडेंट्स नेचर और स्टूडेंट साइकी और स्टूडेंट्स कैलिबर अगर उसको डिज़ाइन किया जाए, ठीक है, तो हर स्टूडेंट की जो है वो स्किल डेवलप हो सकेगी, उसकी एबिलिटी डेवलप हो सकेगी। एबिलिटी किस तरह से डेवलप हो सकेगी कि बाज़ बच्चों में किसी चीज़ का टैलेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या करता है कि हर स्टूडेंट को एक ही तरह से जो है वो रेट करता है। तो इससे क्या होता है कि बाज़ स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो हिडन रह जाती हैं, बाज़ टैलेंट्स जो हैं वो सामने नहीं आते। तो जब इंडिविजुअल ट्रेड्स पे जो है वो फोकस किया जाएगा तो हर स्टूडेंट अपनी एबिलिटी को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकेगा, हर स्टूडेंट अच्छी तरह से स्किलफुल हो सकेगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, अगर हम इस्लामिक सेटिंग्स की बात करते हैं तो चूंकि हम इस्लामिक लेजिस्लेशन को फॉलो करते हैं, हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो क्या होता है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी बताई जाती है हमारे स्टूडेंट्स को, उनको इस्लामियात एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी बैचलर्स लेवल के, मास्टर्स लेवल के जो कोर्सेज होते हैं उनमें इस्लामियात को एज अ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, प्रोमोशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या थी, दो कौमी नज़रिया क्या था, पाकिस्तान का जो ख्वाब वो है वो किसने देखा था, पाकिस्तान का आइडिया किसने दिया, पाकिस्तान इस सन में बना, ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे करिकुलम का हिस्सा होती हैं। जाहिर है किसी भी कंट्री में जो उसकी बुक्स मिलती हैं, जो कोर्स होता है, जो कोर्स कंटेंट होता है, वो उस कौम की जो ज्योग्राफी होती है या उसकी हिस्ट्री होती है वो उसके हिसाब से बना हुआ होता है। तो इसी तरह हम जैसे पाकिस्तान में रहते हैं तो ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को फॉलो करती हैं हमारे यहाँ जो बुक्स होती हैं। ठीक है, तो बच्चों को ये बताया जाता है कि हम इस कंट्री में रहते हैं, हमारा कंट्री इस तरह से बना था, ये चीज़ हुई थी, इस तरह हुआ था, कायदे आज़म ने हमारे मुल्क को बनाया था, हम इस तरह से जो है इंग्लिश ब्रिटेन से हमने आज़ादी ली थी और इस तरह से हमारा ये वाला सन था। तो हम ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स में होती हैं, हमारे करिकुलम का पार्ट होती हैं। अब अगर हम बाहर के किसी फॉरेन कंट्री की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो जो अमेरिकन जो कोर्स कंटेंट है वो उनकी कल्चर की हिस्ट्री पे बना होगा, उसमें अमेरिका की सारी डिटेल्स होंगी।
ठीक है। अगर चाइना की बात करते हैं तो जो चाइना का कोर्स होगा, जो चाइना के बच्चों को पढ़ाया जाता होगा, उसमें उसकी सारी बात होगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि लर्नर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। लर्नर का रोल और टीचर का रोल, ठीक है। लर्नर और टीचर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन सारे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजीज़ को अचीव करने के लिए। वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है कि लर्नर जो होता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी प्राइमरीली रिवॉल्व्स अराउंड द लर्नर। बेसिकली जो हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमें ये नहीं कहती कि आप एक जो है वो एक ही सिस्टम बना लें और हर स्टूडेंट को उसी में से गुजारें। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट्स के जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उनके इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं, उनको फॉलो करती है, ठीक है। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी जो है वो इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करती है, हमें ये बताती है कि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। तो साइकोलॉजी का जो बेसिक एक फ्रेमवर्क डेवलप होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वो लर्नर के ऊपर होता है कि हमारा जो लर्नर है, हमारा जो स्टूडेंट है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसका क्या इंटरेस्ट है। हर लर्नर को उसके मुताबिक जो है वो लर्निंग मटेरियल उसकी नीड के मुताबिक, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। और टीचर का काम अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है कि उसको असिस्ट करे, उस प्रोसेस को, अपने लर्नर को वो ये असिस्ट करे कि आपने इस तरह से लर्निंग करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। टीचर और लर्नर जो है जिस प्रोसेस के थ्रू लर्निंग करते हैं उसको हम लर्नर कहते हैं। एजुकेशनल उसको हम लर्निंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो क्लासरूम सेटिंग में वो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है। लर्निंग प्रोसेस हमारा कैसा होता है? एजुकेशन साइकोलॉजी डील्स विद द नेचर ऑफ लर्निंग एंड हाउ इट टेक्स प्लेस एंड कॉम्प्रोमाइजेज द टॉपिक सच एज प्रिंसिपल्स, theories of learning, remembering, forgetting, perceiving, ये सारे कंसेप्ट जैसे हमने पढ़े हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हर स्टूडेंट जो है वो इन सारे लर्निंग प्रोसेसेस से गुजरता है कि हम थिंकिंग किस तरह करते हैं, हम परसेप्शन किस तरह करते हैं, हम चीज़ों को किस तरह से सेंस करते हैं, हम इन सारी स्टेजेस से गुजर के जो है फिर आगे जाते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको क्या बताती है कि आप अपने लर्नर को पहले बेसिकली ये बताएं कि हम लर्निंग जो है वो किन किन स्टेप्स में करते हैं। जब आप उसको ये सारे स्टेप्स बता देंगे, आप उसको गाइड कर देंगे, तो उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद ईज हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर स्टूडेंट को एनवायरनमेंट में जो है वो ईज़ फील नहीं हो रही, अगर उसकी क्लासरूम सेटिंग जो है वो इस तरह की नहीं है कि वो कम्प्रीहेंसिवली लर्न कर सके, इजीली लर्न कर सके, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे उसको लर्निंग में डिफ़िकल्टी हो रही होगी। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो लर्नर को जो है वो लर्निंग में प्रॉब्लम होगी। लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट किस तरह हो सकता है कि टीचर जो है वो लर्नर की नीड को कितना समझ रहा है, कितना नहीं समझ रहा, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान किस लेवल की केमिस्ट्री है, कितनी कंपैटिबिलिटी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। उनका जो बॉन्ड है टीचर स्टूडेंट का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने ये देखा कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली क्या होती है, हमारे पास उसकी नेचर क्या होती है। एजुकेशन जो है वो एक डायमंड की तरह से है, हम उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं तो हमें वो डिफरेंट तरीके से लगती है। उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन को स्टडी किया कि क्लासरूम बिहेवियर को देखती है। उसके बाद हमने हिस्ट्री देखी कि ये अरिस्टोटल और प्लेटो के ज़माने से चला हुआ है, ये वाला कंसेप्ट एजुकेशन साइकोलॉजी का। फिर हमने देखा कि एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो क्या है। उसमें हमने देखा कि एक साइंटिफिक स्टडी है, अप्लाइड ब्रांच है, इसके अदर साइंसेस के साथ रिलेशनशिप है, करिकुलम डेवलपमेंट होती है, नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं, अवेयरनेस होती है, एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है, मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि गोल्स क्या थे हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी के, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। उसमें हमने पहले कुछ जनरल गोल्स जो है वो देखे,
फिर हमने जो है वो गोल्स देखे जो कि स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कल्चर में हम देखते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि लर्नर और टीचर का क्या रोल होता है, लर्नर और टीचर का जो एक इंटरेक्शन होता है वो लर्निंग प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है। फिर हमने देखा कि लर्निंग एनवायरनमेंट जो है हमारा वो किस तरह से रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।